आपका स्वागत है। मैं दिशा सेन। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रतला की। प्रतला के थाना छायसा के अंतर्गत आने वाली चांदपुर चौकी में पुलिसकर्मी की दबंगाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने एक युवक का बिना किसी बात के हाथ तोड़ दिया। घायल अवस्था में युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी पुलिसकर्मी कैमरे के सामने से भागता हुआ नजर आया। इस मामले में पुलिस प्रवक्ता सुबेश सिंह ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने उसका हाथ नहीं तोड़ा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नजारा सरकारी अस्पताल का है, जहां पर पुलिस की पिटाई के बाद घायल युवक को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि घायल युवक फौज में जाने के लिए अपनी तैयारी में जुटा हुआ था और जब वो दौड़ लगा रहा था तो उसी समय पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़ा और डंडा मारकर उसको घायल कर दिया। घायल युवक की माने तो वो अपनी तैयारी कर रहा था, अचानक पुलिसकर्मी आया और उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। जी मेरा डंडा मारो जी। किसमें क्या हुआ था पूरा मामला? पूरा मानो जी टाइमिंग लग रही तो वहाँ सब बच्चे भाग रहे थे, तो वहाँ जी आके चांदपुर वाले बालक दंगल कर लगे वहाँ पे। तो पुलिस वाले वहाँ कर साइड में कर जाते रहते हैं वहाँ पे वेब डोलने के सुबह। तो पुलिस वाले ने देखी क्या वो जीवा ने छुट्टे डंडा ले रखे चांदपुर वाले बालकन ने भी, उन्होंने उन पर छीन के मेरे डंडा मारा पहले और फिर बाद में भी और उन पर बजाया और 2-3 ने उठा के भी ले गई नहीं। तो क्या नाम था पुलिस का? उसका जी केशराम ऐसे कुछ नाम है जी, केशराम नाम दिखा है। केशराम। हाँ जी। क्या कोई वजह थी? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? ना जी मेरा जब मैं आज तक आई थे ना बोलू जी मैं भी। तो बगैर किसी काम के मतलब मार दिया? हाँ जी। तो कितनी चोट आई है? क्या या मैं जी हाथ टूट गया जी, हड्डी टूट गया की। आप मतलब क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की दबंगई है क्या? हाँ जी। पुलिस की दबंगई है क्या? हाँ जी कुछ ऐसे ही समझ लो जी। आज ये जी कुछ ज़्यादा भी कर रहा है जी। अब क्या चाहें तुम ही देख लो जी। अब क्या ये कोई चांदपुर में लड़ाई हुई है इनकी, रहने वाला शाहजहाँपुर का है, कृष्ण सन ऑफ श्याम, और इनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसमें इसके हाथ पे डंडा लगा है, जिसकी वजह से शक है कि फ्रैक्चर है। मतलब क्लिनिकल फ्रैक्चर तो नज़र आ रहा है, बाकी एक्सरे और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद हम फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे। बाकी पुलिस केस हमने इसका बना दिया है, जो MLC होती है मेडिकल लीगल, हमने सारा काम कर दिया है। बाकी एक हमने इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी थाने में भेज दी है 6 साल। फर्स्ट ट्रीटमेंट दे दिया गया? हाँ, स्प्लिंट और वो सारी चीज़ जो भी फर्स्ट एड हम दे सकते हैं। चलिए खबरों में बात करते हैं अब जींद की। जींद के जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जींद जिले में पहले कोरोना के 27 एक्टिव केस थे, लेकिन अब जिले में कोरोना पॉजिटिव के 12 नए केस सामने आए हैं, जिसके चलते जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर अब 40 हो गई है। 12 लोगों में से जिन लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उनमें से 2 शख्स ललित खेड़ा, 3 ठाटरस, 1 गुलकनी के हैं और 2 जींद से सामने आए हैं। एक बेलरखा का केस है तो एक लोदर गांव का निवासी है। सभी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्वारंटाइन कर दिया गया है और डिप्टी सिविल सर्जन बालाराम कटारिया ने बताया कि जिले में पहले पॉजिटिव 69 केस थे, जिनमें से 27 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जिनमें से 3 की मौत हो गई थी। वर्तमान में जींद जिले में अब कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसों की संख्या 40 हो गई है। आज इसी सीरीज में जो है 12 केसेज पॉजिटिव आ गए हैं, लेकिन 12 में से हमें एक एड्रेस अभी ट्रेस नहीं हुआ है, वो दिल्ली की है शायद कोई, तो अपने उसमें दिखा रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे 2 ललित खेड़ा में, 3 डाठरत, 2 जींद के, 1 गुलकनी, 1 बेलर था और 1 लोदर का जो आज पॉजिटिव पाया गया। तो कितनी होगी सर एक्टिव केस की संख्या? एक्टिव केस है तकरीबन हमारे 69 हो गए हैं आज।
27 ठीक हो गया। हाँ 27 ठीक भी हो गए हैं। टोटल हमारे से 69 हो गए हैं, उनमें से 27 है ठीक हो चुके हैं। तो एक्टिव कितने थे सर? एक्टिव सुबह हमारे 27 थे और अभी ये 12 ये हो गए हैं, 45 केस हो गए। तो सर ज़्यादातर की जो है ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई और गुड़गांव की बताइए। हाँ बिल्कुल, 3 जो डॉक्टर के हैं वो बम्बे से आए हैं और 3 इनमें से मानेसर मारुति में काम करते हैं, वहाँ से आए हैं। और इसी प्रकार से ज़्यादातर की बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री है। इनमें से 1-2 की ट्रैवल हिस्ट्री अभी क्लियर नहीं है, बाकी सभी बाहर से ही आए हैं। तो होम क्वारंटाइन किया जाएगा फिर इनको? हाँ अभी तकरीबन सारे ही ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है। अभी हम होम क्वारंटाइन करेंगे या हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, ये थोड़ा सा अभी देखेंगे। तो ट्रीटमेंट जारी है सर इनका? हाँ ट्रीटमेंट चालू कर दिया, कंटैक्ट इनकी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और। बवानीखेड़ा में सीवरेज के ओवरफ्लो होने से शहरवासियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या की शिकायत कई बार लोगों ने विभाग के अधिकारियों से की है। समस्या के समाधान की भी मांग की गई है, लेकिन समय पर समस्या का समाधान नहीं होने से उनको हर रोज अनेकों परेशानियों और सीवरेज के गंदे पानी के जमाव के कारण गंदगी में बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है और इस डर के साए में उन्हें जीना पड़ता है। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार की है, लेकिन इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और ना ही सीवरेज खुले हैं। लेकिन अब सीवरेज खुलते दिखाई दिए हैं। सीवरेज को खोलने के लिए मिनी सुपर सकर मशीन को शहर में भेजकर शहरवासियों की समस्या का समाधान किया गया है। मिनी सुपर शकर मशीन के शहर में विभाग द्वारा भेजे जाने से शहरवासी काफी खुश हैं, तो वहीं उनकी समस्या की सुनवाई को लेकर वो विभाग का धन्यवाद भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बवानीखेड़ा में कई वर्षों से सीवरेज व्यवस्था की बदहाली बनी हुई है, जिसके कारण शहरवासी परेशान थे। शहरवासियों की ये समस्या बारिश के समय में दोगुनी बन जाती थी। वो कई बार प्रशासन से इस बारे में मिल चुके हैं और अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी गुहार पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन अब हरियाणा जागृत मोर्चा द्वारा इस समस्या को विभाग के अधिकारियों द्वारा तक पहुंचाया गया, जिसके बाद मिले आश्वासन से विभाग ने शहर के सीवरेज की सफाई के लिए सुपर शकर मशीन को भेजा है। हड़ताल थी बवानीखेड़ा के अंदर और विभाग द्वारा आज मशीन भेजी सीवर साफ करने के लिए। देखते हैं कि उसके परिणाम क्या रहते हैं। एक आशा की किरण नजर आई है और हम 20 दिनों से मीडिया के माध्यम से जुड़ रहे हैं और हमने प्रयास रहे हैं कि हमारे सीवरेज व्यवस्था जो बदहाल है वो ठीक हो जाए। ऐसा कल ऐसी साहब से हम मिले थे, हमने 1 महीने के लिए जो मशीन है सीवर साफ करने को मांगी थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह से ऊपर टाइम के लिए आपको दी जाएगी। किसी प्रकार के सीवर। एनजीओ वी केयर की महिला संस्थापक आस्था भारद्वाज ने एक अन्य एनजीओ के साथ मिलकर कोरोना की वैश्विक महामारी के दौर में एक ही दिन में करीब 1,500 महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया। इस मौके पर भारद्वाज ने कहा कि इस महामारी में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन की विशेष आवश्यकता है। उनकी आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने नैपकिन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैम, आपने जो ये सैनिटरी नैपकिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये कहाँ और कितने लोगों में करीब किया आपने? पहले तो नमस्कार। और ये संगनी सहेली और वी केयर का जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसमें हमने औरतों के लिए और बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन का किया है। लगभग 1300 से 1500 सैनिटरी नैपकिन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फरीदाबाद में। जी। डिफरेंट हमारे वॉलंटियर्स ने लोकेशंस को पहले जाके देखा, वहाँ पे कितनी लेडीज हैं, कितनी बच्चियां हैं, सबको लोकेट किया एंड फिर हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। जी। क्योंकि औरतों की सुरक्षा सबसे ज्यादा। चलिए खबरों में बात करते हैं फरीदाबाद की। 2010 में लगे 1983 पीटीआई को नौकरी से निकलवाने के विरोध में टीचरों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। टीचरों ने सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर ये टीचर नौकरी पर वापस नहीं लिए तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद के सेक्टर 8 के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय के बाहर का है। 2010 में लगे 1983 पीटीआई को नौकरी से निकालने के विरोध में
टीचरों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। अमानवीय फैसला सुनाते हुए कहा कि पूरी भर्ती रद्द करके नए सिरे से भर्ती करी जाए। अब हमारी समस्या ये है कि हमारे जो हम सब है सब 40 से ऊपर की उम्र के हैं और सभी जानते हैं कि 40 से ऊपर परीक्षा देने की कोई भी स्थिति में नहीं होता है। और मैं खुद मेरे पति की पिछले साल इसी जून में मृत्यु हुई है, उनकी चिता की राख भी अभी ठंडी नहीं हुई और सरकार ने मेरी नौकरी छीन ली। मेरी नौकरी अगर छीन लेगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे। सरकार कुछ नहीं सोच रही है। कितने ही लोग हमारे 2000 पीटीआई हैं, हम सब सड़क पर आ गए, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। और मेरे जैसी 20-25 और महिलाएं हैं जिनका भरण पोषण उसी के ऊपर पड़ गया है। बिल्कुल निर्दोष होने के बावजूद मिला है। किसी मंत्री के पास से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, जबकि हमारे खिलाफ सरकार ने ये कह दिया हमें इनकी आवश्यकता ही नहीं है, जबकि हम पूरे 10 साल से अपना पूरा 100% देते हुए नेशनल। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और। फरीदाबाद सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे अनशनकारी बाबा राम केवल का समर्थन करते हुए दर्जनों युवाओं ने विरोध स्वरूप रैली निकालते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। युवा आगाज छात्र संगठन से जुड़े दर्जनों युवाओं ने हाथ में स्लोगन लिखे हुए पोस्टर लेकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। युवाओं ने ज्ञापन के माध्यम से जिला उपायुक्त से मांग की है कि पुलिस प्रशासन की गंदी कार्यप्रणाली पर कार्यवाही की जाए। छात्रों के नेता जसवंत पवार ने बताया कि पुलिस अपनी मनमर्जी से कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। पत्रकारों, समाज सेवियों और आरटीआई एक्टिविस्टों की आवाज दबाई जा रही है। शहर में पुलिस ने गुंडाराज फैलाया हुआ है। जो पत्रकार पुलिस को अपनी कलम से बेनकाब करते हैं, उन्हें साजिश के तहत फंसाकर एफआईआर दर्ज कर जेल भिजवा दिया जाता है। जो समाजसेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट आवाज उठाते हैं, उन्हें डरा धमका कर उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भिजवाया जाता है। पिछले दिनों थाना छायसा के अंतर्गत पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। उनकी मांग है कि जिला उपायुक्त इन सभी मामलों की गहनता से जांच करवाए और पुलिस पर लगाम लगाने का भी काम करे। हर बार लिया जाता कि नहीं लिया जाता? अभी भी वो सुभाष लामा जी और वो आए थे, वो सर्व कर्मचारी संघ वाले, उनका भी लिया था कि नहीं लिया था? नहीं लेना चाहते अधिकारी तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हम तो यहीं बैठ जाएंगे। तो रहे आपको बुलाने आए हैं, कहने लग रहा चलो 2-3 बंदे बुलाए। भाई हर बार लेते हैं कि नहीं लेते हमें तो ये बता दो। देख तो रहे हैं मना, फिर आप ये मना ही तो है और क्या आप 5 आदमी आ जाओ, ये इतने लोग यहाँ खड़े हैं, इतने नौजवान खड़े हैं। चले बढ़ते अगली खबर की और। फरीदाबाद के युवक ने की कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा और देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई। मैंने अपनी यात्रा जम्मू कश्मीर से 14 सितंबर को स्टार्ट करी थी और अपनी इस यात्रा को मैंने 5 जून 2020 को कन्याकुमारी पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे पौधारोपण करके ख़त्म किया है। इस यात्रा के दौरान मैं अपने सभी देश वालों को, सभी युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश देना चाहता हूं और पैदल चल के मैं युवाओं को यंग इंडिया फिट इंडिया मिशन के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। मैं 4860 किलोमीटर पैदल चला हूं, 12 स्टेट कवर किए हैं। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पर्यावरण संरक्षण का। यात्रा की प्रेरणा कैसे मिली और क्या मकसद था? यात्रा कैसे चुनी आपने? ये पर्यावरण का एक ऐसा मुद्दा है, हेल्थ और पर्यावरण दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। अगर आपका वातावरण है, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जब आप ग्लोबली देखेंगे तो एनवायरनमेंट, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में फायर बुशेस में आग लगी, अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगी, और हम खुद भी एक एनवायरनमेंट, ये जो क्लाइमेटिक चेंज है ये हम महसूस कर सकते हैं। आप आज की दुनिया में कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे तूफान आ रहा है, तो ये सब जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, हमारी युवा पीढ़ी को इन सब संकटों को देख के इनसे लड़ना होगा। और जितना ज़्यादा हो सकता है आप पौधारोपण करिए और अपने प्रकृति को जितना हो सकता है बचाइए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हें एक अच्छा वातावरण दें। तो कितनी मुश्किलें आई रास्ते में और कितना समय लगा यात्रा पूरी करने में? कितना प्रशासन की तरफ से सहयोग मिला आपको? मेरे को इस यात्रा को पूरा करने में 8 से 9 महीने लगे, जिसमें से मैं 2 महीने लॉकडाउन में रहा राशीपुरम तमिलनाडु में,
और अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने पहाड़ से लेके नदी नाले और रेगिस्तान, बहुत सारे जंगल जानवरों का सामना, सारी जितनी भी आपदाएं हैं उनका मैंने सामना किया डट के, और हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। लॉकडाउन में भी 2 महीने मैंने बड़ी मुश्किल से 10 दिन बिना फूड के निकाले, पैक्ड फूड पे जिंदा रहा, बिस्किट ब्रेड से। और मेरे को सभी लोगों ने, मैं जिस भी स्टेट में गया, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु में, सभी लोगों ने, सभी दल समुदाय ने, सभी ने मेरी बहुत मदद करी।